त्रिशा को देखकर क्रिया का मुंह बन गया। त्रिशा ने अपने लंबे बालों को गूंथकर चोटी बनाए हुए थी। अपने चेहरे पर इस तरह का मेकअप किया था जिससे उसका रंग 2 शेड्स कम ही दिख रहा था। आंखों में उसने पॉवर का चश्मा पहना हुआ था। सिंपल से सलवार सूट पहने वो ऑर्डिनरी सी लड़की दिख रही थी। तूने ये अपने चेहरे का क्या हाल किया हुआ है? लोग तो तरसते हैं तेरे जैसी खूबसूरती पाने के लिए, ना जाने कितने ही फेशियल ट्रीटमेंट और सर्जरी करवाते हैं, और तुझे तो ये सब गॉड गिफ्ट मिला है, तो तू उसे ऐसे भयानक मेकअप से छुपा क्यों रही है? क्रिया ने लगभग त्रिशा पे बरसते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि मैं कभी अपनी मंजिल से भटकूं, और भटकूंगी तो तब ना जब कोई मुझे भटकाएगा। आजकल के जमाने में इंसान की सीरत से ज्यादा लोग उसकी सूरत से इम्प्रेस होते हैं, इसलिए मैं उस सूरत को ही दुनिया से छुपाऊंगी, और ऐसा करने से मुझे कभी वो अम्मी जान या उनका कोई आदमी कभी पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन कब तक तू ऐसे उन सब से छुपेगी? जब तक छुप सकूं कम से कम तब तक। ओके चल, मैं तुझसे इस मैटर पर कुछ बोल नहीं सकती, क्रिया ने गहरी सांस लेकर कहा और अपनी कार की लेकर बंगलो से बाहर निकल गई। त्रिशा भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं दूसरी ओर वेदांग बाथरूम से शॉवर लेकर जब बाहर आया तो उसने देखा समय अपनी अलमीरा में कपड़े जमा रहा था। समय ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसका ध्यान भी उस ओर चले गया। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई। समय चीखते हुए अंग की ओर पीट करके खड़ा हो गया। उसके ऐसे रिएक्शन को देख अंग ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए उससे सवाल किया, तुम तो ऐसे चीख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। अंग की बात सुनकर समय ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, काश भूत ही देख लिया होता, तुम्हें नंगा पुंगा देखने से बेहतर। समय ने मन ही मन अंग को कोसा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे टॉवल में घूमते हुए है? पहले भले तुम अकेले रहते थे, लेकिन अब मैं भी इस रूम में रहता हूँ, तो तुम ऐसे नंगे पुंगे नहीं घूम सकते। समय ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मगर ये सब बोलते वक्त उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अंग ने कुछ पल समय की पीठ को घूरा, फिर अपनी अट्रैक्टिव मेनली आवाज में बोला, आर यू गे? वॉट? समय चीखते हुए अंग की ओर पलट गई। उसने देखा अंग अपने बालों को टॉवल से सुखाता हुआ उसे ही देख रहा था। समय का ध्यान अंग के वी शेप कमर पर लिपटे लूज टॉवल पर गया, जो कि इस कदर रैप था कि वो किसी भी पल नीचे गिर जाएगा। ये सब सोचने मात्र से समय का गोरा चेहरा लाल हो गया। ही ऊपर वाले, आपने भी मुझे किस ऋतिक रोशन के कमरे में भेज दिया, जो अपनी बॉडी का शो ऑफ ऐसे अधनंगा होकर कर रहा है? निर्लज प्राणी, बेशर्म बिलौटा हो। समय ने ऊपर सीलिंग को देखकर ऊपर वाले से अंग की शिकायत की। वही उसके सामने खड़ा वेदांग कब से समय को आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए देख रहा था। वो कभी समय के चेहरे को देखता तो कभी ऊपर सीलिंग को। अंग ने अपना सिर हिलाया और अपने अलमीरा के पास चला गया। समय को डर था कि अंग का कोई भरोसा नहीं कि कब वो पूरा नंगा होकर उसके सामने प्रकट हो जाए, इसलिए वो बिना वक्त गवाए बिजली की रफ्तार से बाथरूम के अंदर चला गया। अंग भले उसकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी नजर प्रॉपर समय की हरकतों पर जमी हुई थी। उसे वो मेंटल केस लगा, इसलिए उसने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अंदर बाथरूम के डोर से लगा समय अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी उसकी नजर बाथरूम के अंदर लगी मिरर पर गई। उसने देखा इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। Was I blushing? No, not at all. समय ने अपने ख्यालों को झटका और बाथरूम के अंदर चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। वो कभी बाथटब के ऊपर चढ़ता तो कभी शॉवर के छेद के बीच झांकता। जब वो कंफर्म हो गया कि उस बाथरूम में किसी भी तरह का कैमरा नहीं लगा है, तो उसने अपने बालों पर हाथ रखा और उसके दूसरे ही पल एक विग उसके हाथ में था, जिसे उसने कब से अपने बालों पर लगाया हुआ था। उस विग के निकलते ही उसके सिल्की रेशमी बाल उसकी पूरी पीठ से पर से होते हुए उसके कमर तक बिखर गए। उसने अपने आंखों में लगा लेंस भी निकाल लिया। उस ब्लैक लेंस के निकलते ही उसकी हेजल आइज आईने में खुद को निहारने लगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा ही थी। फ्लैशबैक। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बुर्का पहनी खड़ी सारा किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक ब्लैक रेंज रोवर कार आकर रुकी। उस कार का शीशा जब नीचे हुआ तो सारा ने उसमें से किसी जाने पहचाने शख्स को देखा। उसे देख वो कार की बैक सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार एक पॉश अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। उस आदमी के साथ सारा उस अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस के अंदर चली गई, जहां पहले से सोफे पर एक शख्स हाथों में सिगार लिए बैठा था। सारा को देखकर उसने अपनी सिगार एश ट्रे में बुझा दी और उठकर सारा को अपने सीने से लगा लिया। उस आदमी के सीने से लगकर सारा फुट फुट कर रोने लगी।
सारा ने अपने आंसुओं से उस आदमी की पूरी शर्ट गीली कर दी, लेकिन उस शख्स ने सारा को खुद से अलग नहीं किया। सारा के हर आंसू के साथ उस शख्स की नीली आंखें लाल होते जा रही थी। थोड़ी देर बाद सारा का रोना अब सिसकियों में तब्दील हो चुका था। वेद अंकल, अगर आप नहीं होते तो मैं, सारा ने अभी इतना ही कहा था कि उस शख्स यानी वेदांत ने उसे चुप करा दिया। You're like my daughter। वेदांत का कंसर्न देख सारा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। करीब 10 मिनट बाद वेदांत और सारा एक दूसरे के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मैंने तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दिया है, नई आइडेंटिटी के साथ वेदांत ने खाने का पहला बाइट सारा को खिलाते हुए कहा, तो सारा उसे देखने लगी। वेदांत सारा के चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन साफ देख सकता था, इसलिए उसने अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स की विल के मुताबिक जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाती तब तक सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होगी। तुम्हारे 21 साल पूरे होने तक तुम्हारे मामा और उसकी वाइफ तुम्हारे लिली गार्जियन होंगे। अपने मामा मामी का नाम सुन सारा का खून खौल गया, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था। वेदांत भी सारा की आंखों में नफरत साफ देख सकता था। वेदांत ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी कमरे में कैद करके नहीं रख सकता और ना ही दुनिया की नजरों के सामने तुम्हारी रियल आइडेंटिटी ला सकता हूँ। इसलिए मैंने कुछ ऐसा सोचा जिससे तुम हमेशा सेफ रहोगी और अपनी लाइफ खुलकर जी सकती हो। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम इस 1 साल खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम उनकी मौत बन जाओ। वेदांत की आवाज ये सब बोलते हुए थोड़ी सख्त हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वेदांत सारा की हेल्प नहीं कर सकता था, वो चाहता तो मिनटों में उसके दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन वो चाहता था कि सारा खुद को मजबूत बना ले, क्योंकि आगे चलकर उसे अपने पेरेंट्स के खड़े किए इतने बड़े बिजनेस को अकेले ही संभालना था। आज से ये तुम्हारी पहचान है, वेदांत ने सारा की ओर एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, और सारा ने जीरो एक्सप्रेशन के साथ उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। एफ जैसे जैसे सारा उस फाइल को पढ़ते जा रही थी, उसके एक्सप्रेशन अजीब होते जा रहे थे। अंकल, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं फंस जाऊंगी और वेदांत तो एक ही बार में मुझे पहचान लेगा। सारा ने उस फाइल को सही टेबल पर रखते हुए कहा। वेदांत ने एक नजर सारा के पीछे खड़े राज की ओर देखा। राज ने मानो वेदांत के देखने मात्र से वेदांत के मन की बात जान ली हो। राज ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सारा को कुछ बातें समझाने लगा, जिन्हें सुनकर सारा के चेहरे के रंग फीका पड़ गया। क्या ये सही रहेगा? सारा के सवाल पर वेदांत ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड अंकल के कहने पर मैं लड़का बनकर यहाँ पढ़ने तो आ गई हूँ, लेकिन आई होप ये ऋतिक रोशन की थर्ड कॉपी मुझे परेशान ना करे, सारा ने खुद से कहा और अपने ख्यालों को झटक कर शॉवर लेने लगी। थोड़ी देर बाद सारा ने शॉवर लिया और दोबारा आंखों में लेंस और बालों में विग लगाकर बाहर आ गई। उसके बाहर आते तक वेदांग रेडी होकर हॉस्टल की मेस में नाश्ता करने जा चुका था। कुछ देर बाद सारा भी समय बनकर नाश्ता करने हॉस्टल मेस की ओर चली गई। जब सारा मेस में आई तो उसने देखा पूरा मेस खाली था और वहां कुछ लोग सफाई कर रहे थे। सारा ने उनमें से एक आदमी से पूछा, भैया नाश्ता कितने बजे मिलेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। सारा ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। उसे इस वक्त सच में बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अरे क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ हॉस्टल के नाश्ते की टाइमिंग सुबह 7 से 8 बजे के बीच रहती है और अभी तो 8:30 हो रहे हैं। उस आदमी ने वहां रखी खाली प्लेट्स को उठाते हुए सारा को बताया तो वो सदमे में ही चली गई। सारा को अब भूख की वजह से रोना आ रहा था। भैया कैंटीन वो तो 10 बजे से पहले नहीं खुलेगी और इस यूनिवर्सिटी की टाइट सिक्योरिटी की वजह से इस यूनिवर्सिटी के 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी कैफे या रेस्टोरेंट नहीं है। उस आदमी ने सारा का सवाल बिना पूरा सुने ही उसे उसके हर सवालों का जवाब दे दिया। सारा बुझे मन से और खाली पेट लिए उस मेज से बाहर आ गई तो उसे मेज के जस्ट बाहर वेदांग दिखाई दिया, जो अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले डेविल स्माइल करता हुआ उसे ही देख रहा था। वेदांग को देख सारा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वेदांग भी उसके चेहरे पर खुद के लिए गुस्सा देख सकता था। अभी भी वक्त है, मेरे कमरे से दफा हो जाओ, वरना इसी तरह रोज तुम्हें खून के आंसू पड़ेगा, वेदांग ने सार्कास्टिकली कहा और वहां से जाने लगा। सारा को इस वक्त वेदांग किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसने अब देखा ना ताव, वो दौड़ते हुए वेदांग की पीठ पर चढ़ गई और उसके बालों को खींचने लगी। यू ब्लडी मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? I'll kill you bastard। क्या तुम मुझे ये सब पहले नहीं बता सकते थे? सारा ये सब बोलते हुए उनके बालों को खींच रही थी।
वही बेचारा डेविल अंग अपने जेल से सेट बालों का सत्यानाश करवा रहा था। इस वक्त उस एरिया में काफी चहल पहल थी, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। उन सबको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक पिद्दी भर का लड़का द डेविल वेदांग सिंघानिया से खुलेआम पंगा ले रहा है। वहीं उन सबको सोच को इग्नोर करती सारा बंदर की तरह लटक कर रंग के बालों को नोचने में बिजी थी। अब वेदांग को सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे ही सारा की कलाई पकड़ी, उसे वो मक्खन की तरह मुलायम लगी। उसे छूते ही एकाएक अंग के शरीर में उसे अजीब सी फीलिंग ने घेर लिया। What the hell? मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? अंग ने अपने ख्यालों को झटका और सारा को बाजू से पकड़ खुद के सामने खड़ा कर लिया। अंग ने देखा सारा का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसे यूं रोता देख अंग को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। सारा अपने फूले हुए गालों को और फुलाकर उसे ही देख रही थी। क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है? अंग ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सवाल किया तो सारा ने मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला दिया। लेट्स गो, इतना बोल अंग आगे बढ़ गया तो सारा भी कुछ सोचकर उसके पीछे पीछे चली गई। वहीं वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स के लिए ये नजारा किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था कि किसी लड़के ने वेदांग को मारा और वेदांग ने उसके बदले उस लड़के को ब्रेकफास्ट ऑफर किया। क्या वेदांग उस टाइप का है? एक स्टूडेंट्स ने दूसरे से कहा तो उसने पहले लड़के के सिर पर चपत लगा दी। अगर गलती से भी ये बात अंग या उसके भाइयों ने सुन ली होती तो तेरा आज भरता बन जाना था, उस लड़के फटकारते हुए कहा तो पहले लड़के का मुंह बन गया। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के इंट्रेस से एक रेड कार एंटर हुई जिसमें से क्रिया और त्रिशा बाहर निकली। त्रिशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस यूनिवर्सिटी को अपनी हैरान नजरों से देखने लगी। तभी वो किसी शख्स से जा टकराए। हु द हेल आर? वेदांश ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी नजर अपने सामने खड़ी त्रिशा पे गई। त्रिशा ने भले अपने चेहरे पर बुरा सा मेकअप कर अपने गोरे बेदाग रंग को सांवला दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके नेक नक्श इतने तीखे और अट्रैक्टिव थे जिन्हें वो चाहकर भी हाइड नहीं कर सकती थी। अच्छा तरीका है अटेंशन पाने का फोन, अंश ने अपने जैकेट को झाड़ते हुए कहा तो त्रिशा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। वो तो उसे बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसने कॉलेज के पहले दिन ही किसी अनजान से बहस करना सही नहीं समझा। तभी पीछे से आती क्रिया ने त्रिशा का हाथ थाम लिया और अंश से मुस्कुराते हुए बोली, ओ सॉरी अंश सर, ये मेरी फ्रेंड है, त्रिशा न्यू एडमिशन है। व्हाटएवर, अंश ने रुडली कहा और अपना जैकेट सही करते हुए वहां से चला गया। त्रिशा बस जाते हुए अंश की पीठ ही देखती रह गई। तू कितनी लकी है त्रिशु, यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही तू यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम बंदे से टकरा गई, तू तो धन्य हो गई। क्रिया ने त्रिशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो त्रिशा ने उसे घूरकर देखा और आगे बढ़ गई। त्रिशा को देखकर क्रिया ने मुंह बना लिया। यार तू पक्का लड़की ही है ना? आखिर तू कैसे इतने हैंडसम बंदे को देखकर भी खुद को रिएक्ट करने से रोक सकती है? मैं रहती तो उससे हाय हेलो जरूर बोलती। क्रिया बस बोले जा रही थी और त्रिशा उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर आगे बढ़े जा रही थी। कुछ वक्त बाद वो दोनों अपने सेकेंड ईयर के क्लासरूम में आ गए। क्रिया और त्रिशा जैसे ही क्लासरूम में एंटर हुई, वहां के सारे स्टूडेंट्स त्रिशा को अजीब नजरों से देखने लगे। त्रिशा ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। त्रिशा ने एक नजर उन सब की ओर देखा जो कि ब्रांडेड कपड़ों, शूज और वॉच पहने काफी हाई क्लास के मालूम हो रहे थे, और त्रिशा ने सस्ते कपड़े पहने हुए थे। और सबसे ज्यादा जो चीज उन सब की आई कैचिंग बनी हुई थी, या यूं कहे कि उन सब की आंखों में गड़ रही थी, वो था त्रिशा का यूं सलवार सूट में आना, क्योंकि वहां मौजूद सारी लड़कियां वेस्टर्न और शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी। एकलौती त्रिशा ही एथेनिक वेयर में थी। त्रिशा को देखकर वो सब आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, जिनसे त्रिशा को तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्रिया का ये सब देख खून खौल रहा था। क्रिया जैसे ही उन सबको कुछ बोलने को हुई, त्रिशा ने उसका हाथ पकड़ उसे शांत रहने को कहा। क्रिया मन मारकर वहां बैठ गई। वहीं दूसरी ओर अंग न चाहते हुए भी सारा को रेस्टोरेंट ले आया था। इस वक्त वेदांग के एक्सप्रेशन इतने खराब थे मानो वो अपने सामने बैठे पिद्दी से लड़के को शूट कर देता। काश वो ऐसा कर पाता, लेकिन उसके डैड का खास फरमान था कि इस भुक्कड़ लड़के की खिदमत और सेफ्टी में कोई कमी ना हो। वेदांग जानता था कि जरूर बात कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल है, तभी उसके डैड ने इस बार उसे कुछ नहीं बताया था। वो अजीब नजरों से अपने सामने बैठे लड़के को देख रहा था, जो पूरी टेबल पर खाने की ढेर सारी वैरायटी फैलाए उसे जन्मजात भुक्कड़ की तरह खा रहा था।
वेदांग को ये सब देख इरिटेशन हो रही थी। आई एम डन। सारा ने एक लंबी डकार ली और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। अंग ने एक सुकून की सांस ली कि फाइनली इस भुक्कड़ का पेट भरा। सारा जैसे ही वहां से जाने को हुई, अंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से सारा उसकी ओर बढ़ गए। अंग ने टेबल से टिश्यू को उठाया और उससे सारा के होठों को साफ करने लगा। अंग के ऐसा करने से सारा अपनी जगह बर्फ की तरह जम सी गई। वहीं अंग तो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसके होठों को साफ कर आगे बढ़ गया। सारा जो बुत बनी अपनी जगह खड़ी थी, वो अंग के जाने से होश में आई और अंग के पीछे चली गई। अंग के नजर में भले इस वक्त वो एक लड़का थी, लेकिन वो तो इस बात को भूल नहीं सकती थी कि वो एक लड़की है और एक लड़के की रूममेट भी है। सारा जब वेदांग से लास्ट टाइम मिली थी, तब वो 8 साल की थी और वेदांग अपनी फैमिली के साथ उसके घर फ्रांस आया था, और अब वो उससे पूरे 12 साल बाद मिल रही थी। वैसे उसे इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने बचपन में भी उससे कोई बात नहीं की थी। तो अब भी अगर वो उससे नाराज रहे या उससे अच्छे से बात करे तो इससे उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना था। सिंघानिया मेंशन हॉल में इस वक्त वेदांत, फलक, निहाल, ध्वनि, सुधा जी और अंगद जी बैठकर कॉफी पी रहे थे। क्या तुम श्योर हो वेद? निहाल ने कॉफी का सिप लेते हुए सवाल किया, तो वेदांत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। नूर, हम सबकी कमजोरी है, इसलिए ऐसा करना सही होगा। वो यहाँ से दूर रहेंगी मगर सेफ रहेगी। वेदांत की बात निहाल और अंगद जी को भी सही लगी। फलक, ध्वनि और सुधा जी को वेदांत का फैसला बहुत हट कर रहा था, मगर वो जानते थे कि ये फैसला नूर के लिए सही होगा। क्या नूर आपका डिसीजन मानेगी, मिस्टर सिंघानिया? फलक के सवाल ने वेदांत को भी गहरी सोच में डाल दिया, लेकिन आज वेदांत का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी था। मैंने समर और सोनम से बात कर ली है, वो नूर का एडमिशन इटली के ही मेडिकल कॉलेज में करवा देंगे। और ये मेरा आखिरी फैसला है। वेदांत ये जैसे ही बोलकर खड़ा हुआ, उसकी नजर सामने दरवाजे से आती नूर पर पड़ी, जिसने शायद उन सबकी बातें सुन ली थी। नूर की काली गहरी आंखों से इस वक्त मोटे मोटे आंसू थे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बहने से रोका था। सारा को ब्रेकफास्ट कराने के चक्कर में वेदांग और सारा दोनों की ही फर्स्ट क्लास मिस हो गई थी। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर आते ही सारा अन की कार से उतरकर जाने लगी, तभी उसे अन की कोल्ड आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उसके कदम अपनी जगह पर ठिठक गए। दुनिया में सॉरी नाम का भी वर्ड होता है। सारा ने उसकी बात सुन उसकी ओर मुड़कर देखा और एक कनिंग स्माइल चेहरे पर सजाए बोली, वैसे मैं तो इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करता, लेकिन तुम वेद अंकल के बेटे हो इसलिए तुम्हें माफ किया। इतना बोल सारा वहां से उछलते कूदते अपने क्लासरूम की तरफ चली गई। वहीं अंग तो आंखें फाड़े उस बिद्दी भर के लड़के को देखता रह गया। पता नहीं अब उसे इस लड़के को और कितने दिनों तक टॉलरेट करना था। अंग ने गहरी सांस ली और गाड़ी पार्क कर वो भी अपने क्लासरूम की ओर बढ़ा ही था कि उसके सामने एक करीब 22 साल की लड़की आ गई, जो दिखने में काफी स्टाइलिश और ब्यूटीफुल थी। आंखों पर गॉगल्स लगाए वो लड़की मुस्कुराते हुए अंग को ही देख रही थी। अंग ने उस लड़की को बुरी तरह इग्नोर किया और वो जैसे ही उसके साइड से जाने को हुआ, उस लड़की ने अंग के हाथ को पकड़ लिया। अंग ने तेजी से उसके हाथ को झटका और उसे तीखी नजरों से घूरा। इस वक्त अंग की स्टर्लिंग ग्रे आईज इतनी ज्यादा लल हो गई थी कि एक पल के लिए वो लड़की भी सहम गई। उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। उस लड़की को भी एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत किया है। देखो अंग, तुम अभी, उस लड़की ने इतना ही कहा था कि अंग ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, डॉट कॉल मी अंग। अंग की आवाज इतनी ज्यादा कोल्ड थी कि उस लड़की को अपनी रीढ़ की हड्डी तक सिहरती सी महसूस हुई। आई लव यू, उस लड़की ने अपने घुटनों पर बैठते हुए अंग से कहा। इस वक्त उसके हाथ में एक रेड रोज था। वो उम्मीद भरी नजरों से अंग की ओर ही देख रही थी, क्योंकि आज तक वो अंग के लिए ही सारे लड़कों को रिजेक्ट करती आई थी। अंग ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को हल्का रब किया और इस बार अपनी धीमी मगर कर्कश आवाज में बोला, लिसन नितारा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो बेटर होगा तुम अगली दफा फिर से मुझे परेशान ना करो, वरना अगली बार मैं करूंगा मुझे खुद नहीं पता। अंग ने इतना कहा और बिना नितारा की ओर देखे वहां से चला गया। नितारा तो जाते हुए अंग की पीठ ही देखती रह गई, जो अब अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने उस हाथ को साफ कर रहा था जिसे नितारा ने टच किया था। नितारा ने ये सब देख दांत पीस लिए। असल में नितारा स्कूल टाइम से ही अंग को बहुत पसंद करती थी। पसंद बोलना गलत होगा, असल में वो उसका ऑब्सेशन बन चुका था, जिसे वो हर हाल में पाना चाहती थी। वो बचपन से ऐसी ही थी,
उसे जो चाहिए होता था या तो वो उसे पा लेती थी या उसे बर्बाद कर देती थी, लेकिन वेदांग के साथ वो ये दोनों नहीं कर सकती थी, क्योंकि वेदांग को बर्बाद करना यानी अपनी बर्बादी को इनवाइट करना। तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगी वेदांग, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, नितारा ने दांत पीसते हुए कहा, फिर अपनी हिल को टिक कर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जब अंग अपनी क्लासरूम की ओर जा रहा था, तो उसे कैंपस के एक और काफी भीड़ इकट्ठी दिखाई दी। अंग को इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगा। तभी उसे उस भीड़ से किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो उस ओर तेजी से बढ़ा। भीड़ को चीरता हुआ जब वो आगे बढ़ा, तो उसका माथा ठनक गया। सामने समय, जो कि सारा है, को किसी और लड़के से लड़ते देख उसके माथे पर बल पड़ गया। उन दोनों ने ही एक दूसरे की कॉलर पकड़ी हुई थी और एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अंग ने आगे बढ़कर सारा को खुद के पीछे किया और सारा के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। छोड़ो मुझे लंबू, मैं अभी उसे बताता हूँ कि समय मित्तल किस बला का नाम है। सारा अपने आस्तीन को फोल्ड करते हुए जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, अंग ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ पीछे की ओर कर दिया। उस लड़के ने अंग की ओर देखा और गुस्से से कहा, देख अंग, ये मेरे और उसके बीच का मामला है, तो तू इससे दूर रह। मैं तो इस झगड़े में इन्वॉल्व ही नहीं होता। अगर ये लड़का मेरा रूममेट ना होता। अंग ने एक तीखी नजर समय की ओर घूर कर देखा, जो उसे ही देखकर आड़े टेढ़े मुंह बना रहा था। अंग की बात सुनकर उस लड़के ने अपने होंठ भींच लिए। लगता है हर बार मेरे मैटर इन्वॉल्व होना तेरी आदत में शुमार हो गया है, उस लड़के यानी दक्ष ने मॉकिंग टोन में कहा। उसकी इस बात को सुन अंग के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। जब लोग अपने रास्ते भटक कर वेदांग सिंघानिया से बराबरी करने लगते हैं, तो वेदांग सिंघानिया को उसकी औकात बताना बखूबी आता है, वेदांग ने एविल स्मिर्क करते हुए कहा। तो उस लड़के ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली। वेदांग ने मुड़कर समय की ओर देखा, जो अभी भी उस लड़के यानी दक्ष को घूरकर देख रहा था। अंग ने उसे अपनी एक बाजू से थामा और उसे उठाए कैंपस से क्लासरूम की ओर बढ़ गया। सारा तो अपना मुंह फुलाए अंग की ओर ही देख रही थी। तुम उससे क्यों लड़ रहे थे? अंग ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए सवाल दागा। तो सारा फटाक से बोली, उसने एक लड़के को बस इसलिए किक किया क्योंकि वो गलती से उससे टकरा गया था। भला ये भी कोई रीजन हुआ किसी को मारने का? सारा ने मुंह बिचकर कहा। तो अंग की नजरें पैनी हो गई। क्या तुम्हें समाज सुधार करने का ठेका लिया हुआ है? अंग ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। उसकी इस बात को सुन सारा ने उसे अजीब नजरों से देखा। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो खामोश हो गई। शायद अंग ने अनजाने में ही सही उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अंग ने भी उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस नोटिस कर लिए थे, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब ना था। वहीं दूसरी ओर दक्ष ने पास में रखे गमले को किक कर उसे चकनाचूर कर दिया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ब्रो, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? उस लड़की की आवाज सुन दक्ष ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और पीछे मुड़कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। नितारा, क्या तुम्हारी क्लासेस आज नहीं है, जो तुम यहाँ इस वक्त कैंपस में हो? अपने भाई के सवाल पर नितारा सकपका गई। आखिर वो उसे क्या बताती कि वो उसके भाई के सबसे बड़े कंपटीटर या राइवल को प्रपोज करने के लिए क्लास बंद कर बैठी थी। वो ब्रो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बस इसीलिए मैं बाहर गार्डन में थोड़ा टहलने जा रही थी, लेकिन मैंने आपको देखा तो इस ओर आ गई, नितारा ने बात बनाते हुए कहा। तो दक्ष ने उसे बस हम्म कहा और वहां से अपना जैकेट झाड़ते हुए चला गया। असल में दक्ष और अंग यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही एक दूसरे के राइवल बन गए थे, जबकि ये राइवलरी सबसे पहले दक्ष ने स्टार्ट की थी। दक्ष भी दिखने में बेहद गुड लुकिंग था, मगर वेदांग से थोड़ा कम ही था। दक्ष और नितारा के डैड का देश दुनिया में फैला बहुत बड़ा टेक्सटाइल्स का बिजनेस था, और इस बात का घमंड दक्ष के सर पर कुछ इस कदर छाया था कि वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। कुछ ऐसा ही हाल उसकी बहन नितारा का भी था, जो खुद को दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की समझती थी, मानो उसके सामने किसी की कोई औकात ही ना हो। वहीं दूसरी ओर त्रिशा की क्लासेस अब ओवर हो चुकी थी। अब उसकी नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे का वक्त था, इसलिए क्रिया और त्रिशा कैंटीन की ओर जा रहे थे। अंश 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 गार्डन से आती इस हूटिंग को सुन क्रिया के चेहरे पर बड़ी सी एक्साइटमेंट भरी स्माइल आ गई, और वो त्रिशा का हाथ पकड़ उस ओर ले जाने लगी। त्रिशा ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया, क्या कैंटीन उधर है? नहीं तो? तू सवाल बहुत करती है। मेरी क्वेश्चन बैंक अभी चुप कर और मेरे साथ चल, क्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अब त्रिशा ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। क्रिया त्रिशा को लेकर उस ओर आ गई।
वहां पहुंचकर त्रिशा ने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसने गुस्से से अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। सामने गार्डन में वेदांश शर्टलेस खड़ा हुआ था और एक हाथ में पाइप लेकर अपनी बॉडी पर पानी गिरा रहा था। इस वक्त वो इतना ज्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रहा था कि लड़कियां तो उसे देखकर आहें ही भर रही थी। ऐसा ही हाल प्रिया का भी था। अंश की जो चीज उसे सबसे डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाती थी, वो थी उसकी वो किलर स्माइल। अंश भी उन लड़कियों को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। वहीं साइड खड़े निहार, रूजल, विराज, अके और काव्य उसे देखकर अपना सिर हिला दिए, क्योंकि वो जानते थे बंदा ऐसा ही है जो सबके सीने में आग लगा दे। अंश जब उन सभी लड़कियों को रिस्पॉन्स दे रहा था, तभी उसकी नजर क्रिया के साथ खड़ी त्रिशा पर गई, जो क्रिया से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने का कह रही थी, और क्रिया उसे बार बार अंश की ओर देखने की रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर त्रिशा क्रिया से हाथ छुड़ाकर चली गई। इस बीच त्रिशा ने एक बार भी अंश की ओर नहीं देखा, जिसे देख अंश के माथे की त्योरियां चढ़ गई। भाई, आज तक यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिस पर अंश का चाम ना चला हो, लेकिन आज एक ऑर्डिनरी सी लड़की ने अंश को इग्नोर कर दिया। ये बात कहीं ना कहीं अंश के ईगो को हट कर रही थी। अंश न इरिटेट होकर उस पाइप को नीचे फेंक दिया, तो उसकी इस मंथ की गर्लफ्रेंड जागृति आकर टॉवल से उसकी मस्कुलर अपर बॉडी को पोंछने लगी। वो पोंछने के बहाने बीच बीच में उसकी बॉडी को टच भी कर रही थी। अंश ने उसे एक कोल्ड लुक दिया, तो जागृति सकपका गई। अंश से झट से उसके हाथ से टॉवल लिया और खुद को सुखाता हुआ वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब त्रिशा और क्रिया वापस क्लासरूम में आए, तो उन्हें अपनी सीट पर एक चार्मिंग सा लड़का बैठा दिखाई दिया, जो और कोई नहीं बल्कि समय उर्फ हमारी सारा थी। हे हीरो, ये हमारी सीट है, क्रिया की आवाज पर समय ने उन दोनों की ओर देखा। वैसे सीट पर किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन तुम कर रही हो तो उठ जाता हूँ, सारा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। सच में सारा के बात करने की टेक्निक ही इतनी कूल थी कि कोई चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। तो यहाँ तो बात हमारी मासूम सी त्रिशा की थी। तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ, हम कहीं और बैठ जाते हैं। नो बडी, मैं तो अकेला हूँ, कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा, तुम और तुम्हारी दोस्त इसमें बैठ जाओ, सारा ने उनकी डेस्क से उठते हुए कहा। तभी उसे क्रिया ने आवाज दी, हे हीरो। हीरो नहीं, समय मित्तल, सारा ने स्टाइल से अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहा। तो क्रिया का मुंह बन गया। क्या यार, यहाँ एक तो लड़की तुम्हें हीरो बोलकर कॉम्प्लीमेंट दे रही है और तुम उल्टा मुझे मना कर रहे हो। इट्स नॉट गुड बडी, क्रिया ने समय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। काश मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ही लगता, अगर मैं सचमुच लड़का होती, सारा ने मन ही मन कहा। फ्रेशर हो, क्रिया के सवाल पर सारा ने मासूमियत हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो फिर अपनी खूब जमेगी, बिकॉज ये मेरी फ्रेंड त्रिशा है, ये भी यहाँ फ्रेशर है, क्रिया ने त्रिशा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में उन तीनों ने एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर ली। त्रिशा को भी समय कोई बुरा इंसान नहीं लगा, वो उसे काफी मजाकिया नेचर का मालूम हुआ, और उसे तो उन लड़कों से प्रॉब्लम थी जो उस पर ट्राई करते, लेकिन उसके इतने भयानक मेकअप के बाद कोई लड़का उसे ट्राई तो क्या, उसे देखना भी पसंद नहीं करता, जिस वजह से त्रिशा काफी रिलैक्स थी। इसी तरह कॉलेज का फर्स्ट डे उनका थोड़ा बहुत एडवेंचर भरा निकल गया। आज शाम को वेदांत ने सभी को मेंशन में मौजूद होने का ऑर्डर दिया था, जिसे टालने की किसी की हिम्मत नहीं थी। शाम के 7 बजे डिनर से पहले ही वेदांश, काव्यांश, निहार और रूजल मेंशन के हॉल में रखे सोफे पर बैठे हुए थे। वो सब इतना तो जानते थे कि जरूर कोई जरूरी बात है, इसलिए वेदांत ने उन सबको आने को कहा है। उन सबके सामने सोफे पर अंगद जी, सुधा जी, निहाल, वेदांत, करण और ध्वनि बैठे हुए थे। क्या हुआ बड़े पापा, आपने हम सबको आने को क्यों कहा? काव्य ने क्यूरियस होकर वेदांत से सवाल किया, तो रूजल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अंकल, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम सबको यहाँ नूर से मिलने को बुलाया है। वेदांत की बात सुन उन सभी के चेहरे पर परेशानी छा गई। क्या हुआ नूर को? क्या वो ठीक है? कहीं उसे किसी ने परेशान किया? क्या उसे फीवर तो नहीं हो गया? अंश, काव्य, निहार और रशिल ने एक साथ वेदांत से सवाल किया। उन सबके चेहरे पर नूर के लिए प्यार और फिक्र साफ देखी जा सकती थी। परेशान तो अंग भी था, लेकिन उसे परेशान उसके फैमिली मेंबर्स की खामोशी कर रही थी, क्योंकि वो जानता था वेदांत के होते नूर को कोई दुश्मन तो क्या, कोई चींटी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। नूर ठीक है, बस हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम नूर को यहाँ से दूर भेज देंगे। क्यों? वॉट? कब? कैसे?
निहाल के बोलने पर फिर से अंश, काव्य, निहार और रूजल एक साथ बोलने लगे। अब ये अंक के लिए सस्पेंस जैसा हो रहा था। अंग ने अपनी 2 उंगलियों से माथे को हल्का रब किया और वेदांत की आंखों में देखकर सवाल किया, डैड क्लियरली बताए मैटर क्या है। वेदांत ने गहरी सांस ली और उन सबको कुछ बताने लगा और आखिर में उसने नूर के इटली जाने की बात सुन सबको बताई। उनमें से किसी को भी नूर को इटली भेजने का फैसला अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि वो सब भाई मिलकर भी क्या नूर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वो नूर को खतरे में सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। जितनी आजादी से वो सब अपनी जिंदगी जी रहे थे, नूर को भी हक था अपनी जिंदगी खुलकर जीने का। अंग ने कुछ पल सोचा, फिर सिर्फ एक वर्ड में जवाब दिया, ओके। इतना बोल वो ऊपर नूर के कमरे की ओर चला गया। एक एक कर बाकी चारों भी नूर के कमरे की ओर चले गए। आज रात वो पांचों यही मेंशन में रुकने वाले थे। रूजल भले ही वेदांत के असिस्टेंट राज का बेटा था, लेकिन किसी ने भी आज तक बाकी सब में और रूजल में कोई भेदभाव नहीं किया था। अंग ने धीरे से नूर के कमरे का दरवाजा खोला। वो जानता था कि नूर का कमरा लॉक नहीं होगा, क्योंकि नूर कभी अपना कमरा लॉक करके नहीं सोती थी। अंग ने देखा नूर बेड पर बैठी अपने बड़ी से बातें कर रही थी। तुम जानते हो ना बड़ी, नूर यहाँ से नहीं जाना चाहती। नूर को अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, अपनी मॉम्स के साथ, अपने डैडा लोगों के साथ, अपने दादू दादी के साथ और सबसे ज्यादा अपने सारे ब्रो लोगों के साथ। नूर यहाँ से नहीं जाना चाहती। अगर बाहर जाकर ही नूर अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है, तो नूर को डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, नूर आगे पड़ेगी ही नहीं। नूर ये सब रोते हुए अपने बड़ी टैडी से कह रही थी। अंग भले दुनिया के लिए इमोशनलेस था, लेकिन उसके सारे इमोशंस सिर्फ उसकी इकलौती बहन के सामने ही शो होते थे, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अंग के पीछे आए उसके बाकी भाइयों ने भी नूर की बातें सुन ली थी। अंग ने आगे बढ़कर नूर के बालों में हाथ रखा, तो नूर ने अपनी डब्बाई कत्थई आंखों से अंग की ओर देखा, फिर उसके गले लगकर रोने लगी। अंग ने भी नूर को अपनी बाहों में भर लिया। एक एक कर बाकी सबने भी उन दोनों को गले लगा लिया। ब्रो, आप सब मना करिए न डैडा को, मुझे कहीं नहीं जाना, आप सबको छोड़कर, नूर ने रोते हुए कहा और अपनी नाक अंग की टी शर्ट में पोंछने लगी। अगर ये हरकत नूर के अलावा और कोई करता तो शायद अंग उसकी जान ही ले लेता, क्योंकि अंग को गंदगी से सख्त नफरत थी। लेकिन वो तो नूर थी, उसकी लाडली बहन। उस पर गुस्सा करने से पहले वो खुद को ही हट करना पसंद करता। उन सब ने मिलकर नूर को बड़ी मुश्किल से इटली जाने के लिए मनाया, जिसे नूर ने बेमन से माना। रात के खाने के लिए जब फलक उन सबको बुलाने आई, तो नूर के बेडरूम के अंदर का नजारा देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। कमरे के अंदर नूर बेड के बीचों बीच सोई हुई थी। उसने अपने बड़ी की जगह रूजल को गले लगाया था, जिसकी पीठ नूर की ओर थी, और नूर के दूसरे साइड वेदांश सोया हुआ था। अंश के बगल में काव्य और नूर के पैरों के पास निहार। वही नूर के सिर के पास बैठा। अंग नूर के बालों में हाथ फेरते हुए ही हेडरेस्ट से सिर टिकाए सो चुका था। उन पांचों भाइयों ने नूर को सोते वक्त भी ऐसे प्रोटेस्ट किया था कि वो उसे बेड से भी गिरने नहीं देंगे। फलक ने अपना मोबाइल निकालकर उन सब की एक पिक क्लिक कर ली। आई डोंट लाइक टीयर्स इन योर आइज बाबी, वेदांत ने फलक के आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, तो फलक उसके सीने से जा लगी। वेदांत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या हम सही कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? फलक ने अपनी डब्बाई आंखों से वेदांत की ओर देखकर सवाल किया। यस बाबी, वेदांत ने फलक के आंसुओं को साफ करते हुए कहा। वहीं इन सबसे मिलो दूर लॉस एंजलिस के एक बड़े से विला में एक लड़की बेड पर लेटी हुई अपने हाथ में रखे एक पेपर को देख रही थी, जिसे पढ़कर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने करवट लेते हुए अपने नाइट स्टैंड पर रखे एक फोटो फ्रेम को देखा, जिसमें एक हैंडसम लड़के की फोटो थी। उस लड़की ने उस लड़के की तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा इंतजार खत्म हुआ माय लव, अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। पता नहीं तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं, लेकिन मुझे मेरे प्यार पर यकीन है कि एक ना एक दिन तुम भी मुझसे मेरे जितना ही प्यार करोगे। उस लड़की ने उस लड़के की तस्वीर को किस करते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। रात का समय, इटली। आधी रात को एक चैम्बरनुमा जगह पर एक लड़का चेयर पर अपने दोनों पैरों को स्टाइल से फैलाए बैठा हुआ था। उस लड़के के हाथ में एक हॉकी स्टिक थी, जिसे वो टक टक करता हुआ धीमी आवाज में बजा रहा था। ब्लू डेनिम जीन्स के ऊपर पहनी उसकी ब्लैक टी शर्ट से झलकती उसकी वेन्स उसकी मस्कुलर बॉडी की गवाह थी।
माथे पर आते उसके हल्के ब्राउन हेयर और जो चीज उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी वो थी उसकी हनी ग्रे आईज, जिसे देखकर कोई उससे नजरें ही ना हटा पाए। अपने पतले और डार्क लिप्स के बीच टूथपिक दबाए, उसका ऑरा जितना अट्रैक्टिव दिख रहा था उतना ही खतरनाक भी था। उसके सामने 4 लड़के खड़े थे, जिनके हाथ में अलग अलग तरह के खतरनाक औजार थे। वो सभी उस लड़के को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उस लड़के ने अपने मुंह से टूथपिक को फेंका और हाथों में रखी हॉकी स्टिक को राउंड घुमाने लगा। उन चारों लड़कों ने भी उसे चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक लड़के ने उस लड़के पर अटैक किया, तो उसने उसे सिर्फ एक वार से ही घायल कर दिया। को लड़का एक एक कर उन चारों को पीटने लगा। करीब 5 मिनट बाद वो चारों जमीन पर अधमरी हालत में जमीन पर पड़े थे। इसी बीच उस लड़के का मोबाइल रिंग हुआ। लड़के ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल स्क्रीन की ओर देखा, तो उस पर मॉम नाम शो हो रहा था। उस लड़के ने एक नजर उन 4 मरने की हालत में पड़े लड़कों को देखा, फिर कॉल रिसीव कर लिया। Where are you, सैम? अभी तक तुम घर नहीं आए। क्या कर रहे हो तुम? बिना उस लड़के यानी सैम की बात सुने दूसरी ओर से सोनम ने सवाल किया, तो सैम ने कैजुअली कहा, हॉकी खेल रहा हूँ मॉम। इतनी रात को? सोनम ने हैरानी से पूछा, तो सैम ने बस हम कहा, ओके, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल मुझे शूट की वजह से कुछ दिनों के लिए तुर्की जाना पड़ेगा, और तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे डैड अभी बिजनेस के सिलसिले से दुबई गए हुए हैं। कल नूर आ रही है, बस उसी की फिक्र है कि को खुद को यहाँ अकेला पाकर डरे मत। तो आप क्या चाहती है मॉम, मैं उसका बेबी सीटर बन जाऊं? सैम ने बोरियत भरे लहजे से कहा। सैम, मुझे अगर जाना अर्जेंट नहीं होता तो मैं नूर को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाती। फिर थोड़ा रुककर बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम नूर की अच्छे से केयर करो। मॉम, मैं कोई किंडरगार्टन का टीचर नहीं हूँ जो अब बेबी सिटिंग करता फिरूं, सैम ने सार्कास्टिकली कहा। सोनम ने अपने बेटे की बात सुन एक लंबी सांस ली और अपनी धीमी मगर ऑर्डरिंग टोन में बोली, इट्स माय ऑर्डर सैम। सैम उसके आगे कुछ बोल ना सका और उसने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद सैम ने एक नजर उन सब की ओर देखा, फिर वहां से मुड़कर जाने लगा। अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक उसने टर्न होकर अपने पीछे खड़े एक लड़के का गला पकड़ लिया। वो लड़का दर्द से चीखने लगा और सैम की ग्रिप उसके गले पर उतनी ही टाइट होने लगी। तू भी तो वही करता जो हम सब करने वाले थे, उस लड़के ने दर्द से कराहते हुए कहा। उस लड़के की बात सुन सैम की हनी ग्रे आइज रेड ब्लड आइज में बदल गई और उसने उस लड़के के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। मैं कभी किसी लड़की की बिना मर्जी के करीब नहीं जाता, और तू और तेरे दोस्त जो करने वाले थे उसे रेप कहते हैं। ये सब बोलते हुए सैम उस लड़के को बुरी तरह मार रहा था। अब उस लड़के के बदन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसमें से खून न निकल रहा हो। बस कर सैम, मर जाएंगे। पीछे से आते सैम के दोस्त निक ने उसे रोका, लेकिन सैम का गुस्सा कहाँ शांत होने को था। जब तक वो उन सबको मारकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो गया, तब तक उसने उन सबको मारना नहीं छोड़ा। मुंबई। अगली सुबह अंश, काव्य, निहार और रूजल ने फलक को सी ऑफ किया और अपने यूनिवर्सिटी चले गए। वेदांत ने नूर को प्राइवेट जेट से इटली भेज दिया। नूर जाते वक्त बहुत ज्यादा रोई, लेकिन सबने वेदांत के इसी फैसले में नूर की भलाई समझी। वहीं दूसरी ओर हॉस्टल रूम में अन की गैरमौजूदगी में सारा ने तबाही मचाकर रखी थी। रूम में जगह जगह चिप्स और चॉकलेट के रैपर पड़े हुए थे। सारा बेक तरीके से बेड पर सोई हुई थी। उसका एक पैर बेड और तो दूसरा जमीन पर था, उसका ब्लैंकेट भी जमीन पर पड़ा हुआ था। ठीक उसी पल उस कमरे का दरवाजा खुला और लंबे कदम भरता हुआ अन जैसे ही उस कमरे में एंटर हुआ, उसकी तलवार सी शार्प आईब्रोज आपस में तन गई। अन का पूरा चेहरा डार्क हो गया। अचानक रूम में ठंड के एहसास से सारा नींद में ही कसमसाने लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोल सामने की ओर देखा, उसकी डर से चीख निकल गई। वो चीख कर बेड पर बैठ गई। उसने हड़बड़ाहट में सबसे पहले अपने सिर को छुआ, फिर राहत की सांस ली। उसने विग लगाया हुआ था। तुम डरावने इंसान, क्या तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते थे? सारा ने नाक फुलाते हुए कहा। ये मेरा भी रूम है, अंग ने अपने दांत पर दांत जमाते हुए कहा। सही तो कह रहा है ये लंबू, ये रूम तो इसका भी है, सारा ने मन ही मन खुद से कहा। और जैसे ही अंग को कुछ बोलने को हुई, उसे अंग की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। ये क्या हॉल किया है तुमने मेरे कमरे का? क्या हाल, क्या मतलब? सारा ने नासमझी से अपना सिर खुजलाया। उसकी इस हरकत पर अंग ने अपना जबड़ा कस लिया।
अगले आधे घंटे में मुझे ये कमरा पहले जैसा क्लीन चाहिए, वरना मैं हॉस्टल वार्डन से बोलकर तुम्हें इस कमरे से बाहर फेंकवा दूंगा। अंग ने अपने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए कहा, तो सारा उसे आंखें छोटी कर घूरने लगी। ये कमरा मेरा अकेले पूरा का पूरा नहीं है, तो मैं अकेले साफ करके क्यों करूं? तुम भी मरो, आई मीन सफाई करो। सारा ने किसी जज की तरह फैसला सुनाया, लेकिन अंत से मज न हुआ। वो उसी तरह अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाल उसे ही अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। अंत की लाल हो चुकी आंखों को देख सारा ने डर से अपना थूक निगल लिया और खिसियानी हंसी हंसती हुई बोली, ही तुम नाराज क्यों होते लंबू? मैं हूं ना, आखिर मैंने इतने डोले सोले क्यों बनाए हैं? सारा ने अपने ना मौजूद बाइसेप्स पर हाथ मारते हुए कहा तो अंग ने ना में अपना सिर हिला दिया। सारा ने भी गहरी सांस ली और मन मारकर कमरे की सफाई करने लगी। ये साला लंबू मेरा जानी दुश्मन बना फिर रहा है। जब देखता है कि मैं चैन से सांस ले रहा हूँ, तो बस इस डेविल के तन बदन में आग लग जाती है। जलता है मुझसे हो। सारा ने अंग को देखकर मन ही मन सोचा, जो दरवाजे से टेक लगाए अपना मोबाइल चला रहा था। ध्यान मुझ पे लगाने से बेहतर काम पर लगाओ, ताकि सफाई जल्दी हो। अंग की मौक से भरी बातें सुनकर सारा ने अपने दांत भींच लिए। सारा अब उस कमरे में पोछा कर रही थी। इस वक्त उसकी हालत सच में काफी खराब हो गई थी। उसने कल गंदगी फैलाते वक्त नहीं सोचा था कि सफाई उसे खुद करनी होगी, और सफाई करना इतना थकाने वाला काम है। सारा को अब याद आ रहा था कि कैसे वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, जिसने कभी एक गिलास पानी भी खुद से निकालकर नहीं पिया था, और आज वो क्या से क्या बन गई थी। न सिर्फ उसने अपना परिवार खोया, बल्कि अपने वजूद को भी खो दिया था। लेकिन ये सब करना भी उसकी मजबूरी थी। उसने तिरछी नजरों से अंग की ओर देखा, जो अपने बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसे इतने आराम से बैठा देख सारा के दिमाग में एक खुराफात आई और उसने जमीन पर साबुन से भरे पानी को गिरा दिया। अंग, क्या तुम वो टॉवल मुझे पास कर दोगे? सारा ने अपनी आवाज जरूरत से ज्यादा मीठी करते हुए कहा, तो अंग के लैपटॉप पर चलते हाथ रुक गए। अंग ने एक नजर समय के हुलिये में खड़ी सारा को देखा, फिर बेड से उतरकर जैसे ही टॉवल लेने को बढ़ा, पैर फिसल जाने से वो जमीन पर पीठ के बल गिर गया। अंग के कमर में उसे तेज दर्द का एहसास हुआ, जिससे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जबान से उफ तक न कहा। उसकी आंखें सारा के जोर जोर से ताली मारकर हंसने की आवाज से खुली, जो उसी पर हंस रही थी। अब पता चला बच्चू, सारा ने आगे बढ़ते हुए अभी इतना ही कहा था कि उस साबुन वाले पानी में उसका भी पैर पड़ गया और एक तेज चीख के साथ वो अंग के ऊपर आ गिरी। लेकिन जो चीज उन दोनों को ही सदमे में डालने के लिए काफी थी, वो थे उनके होठ, जो ऐसे गिरने की वजह से आपस में जुड़ गए थे, जिससे सारा की तो आंखें बड़ी हो गई और अंग तो अपनी जगह जम सा गया। सारा हैरान थी कि उसकी फर्स्ट किस उसने अंग जैसे डेविल के साथ हो गई, लेकिन बेचारा अंग तो सदमे में था कि उसकी फर्स्ट किस एक लड़के के साथ हो गई। अभी वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि उन्हें किसी सामान के गिरने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन दोनों ने सामने की ओर देखा, उन दोनों पर तो मानो बॉम्ब ब्लास्ट ही हो गया। दरवाजे पर खड़े अंश, काव्य, निहार, रुजिल तो आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। सारा का मन तो इस वक्त कहीं गड्ढा खोदकर कूद जाने का कर रहा था। वो दोनों तुरंत अपनी जगह पर खड़े हुए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। सारा तो पोछे वाली बाल्टी को लिए तुरंत बाथरूम के अंदर घुस गई। इस वक्त उसका दिल 100 की स्पीड से दौड़ रहा था। अंग ने जब अपने भाइयों की ओर देखा, तो अंश और निहार तो अभी भी शॉक में खड़े थे, लेकिन काव्य और रुजिल के होठों पर शरारती स्माइल थी। क्या आपको लड़के पसंद है ब्रो? काव्य ने अंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो अंग उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा।